हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम स्टडी कर रहे थे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मतलब आवश्यक पोषक तत्व, जिसमें अपन ने बात की थी। एक तो प्रोटीन था, एक फैट था, विटामिन थे, मिनरल्स थे, वाटर थे। उसमें सबसे पहले अपन कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट फैट के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। आज अपन डिस्कशन करेंगे कि प्रोटीन्स और विटामिन्स के बारे में। जो भी अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे, मतलब आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं? तो वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में हमारी हेल्प करते हैं। उसको आप क्या बोलते हो? पोषक तत्व। उसी में जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गए, विटामिन हो गए और मिनरल्स हो गए। दो के बारे में डिस्कशन कर चुके, कार्बोहाइड्रेट, फैट। और नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आज अपन प्रोटीन्स। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होती है? प्रोटीन्स प्रोटीन्स एक इस प्रकार का केमिकल केमिकल कंटेंट है जिसको आप क्या बोलते हो, किससे बना हुआ होता है? तो ये किसका एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर। पॉलीमर को हिंदी में बोलते हैं बहुलक। प्रोटीन क्या होता है? एक प्रकार का पॉलीमर है, यानी क्या है? एक प्रकार का बहुलक है जो कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के मिलने से बनता है। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, उसकी वजह से, उसके मिलने से बनता है। उसको आप क्या नाम देते हो? प्रोटीन। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स एक प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं जो किसके बने हुए होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स के बने हुए होते हैं, जो कि एक चेन के सारे, चेन मतलब एक श्रृंखला के सारे, मतलब ये जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है उनकी एक श्रृंखला रहेगी। इस हिसाब से एक श्रृंखला रहेगी, इस हिसाब से ये बने हुए रहेंगे। तो उसको क्या नाम देते हो आप? प्रोटीन्स नाम देते हो। अब अपन बात करते हैं कि ये जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है जिससे क्या बना होता है? प्रोटीन बना होता है। इसको आप कंबाइंड आपने क्या बोल दिया? प्रोटीन्स बोल दिया। अब अपन बात करते हैं कि प्रोटीन के फंक्शंस क्या होते हैं। प्रोटीन के फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। यानी प्रोटीन के क्या कार्य होते हमारी बॉडी के अंदर। तो देखो, सबसे पहले प्रोटीन किस में हेल्प करता है? ग्रोथ में। ग्रोथ यानी वृद्धि के अंदर। वृद्धि कैसे? जैसे कोई भी टिश्यू की इंजरी हो गई, मतलब कोई भी उत्तक उत्तक की इंजरी हो गई हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको हील करने में, उस घाव को बढ़ने में हमारी कौन हेल्प करता है? वो हेल्प करता है हमारी प्रोटीन्स। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये क्या करता है? जो भी इंजर्ड इंजर्ड टिश्यू इंजर्ड टिश्यू रिपेयरमेंट, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी टिश्यूज थे उसमें क्या हो गई, किसी भी प्रकार कोई इंजरी हुई है, तो उस कंडीशन में हमारी जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा? प्रोटीन्स। मतलब उस टिश्यू के रिपेयरमेंट में हेल्प करने वाला जो कंटेंट रहेगा, जो न्यूट्रिएंट्स रहेगा, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है प्रोटीन्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये एंजाइम क्या होते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम, एंजाइम मेड अप बाय प्रोटीन्स। यानी जो भी एंजाइम्स एंजाइम्स क्या होते हैं? वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? किसी भी एक्टिविटी को तो बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। यानी केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं? किसी भी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। उसको क्या नाम देते हो आप? एंजाइम नाम देते हो। और ये एंजाइम किसके बने हुए होते हैं? तो ये प्रोटीन्स के, जैसे प्रोटीएज एंजाइम हो गया, टाइलिन्स ये एक एंजाइम होगा। जो भी एंजाइम है वो किसके बने हुए होते हैं? तो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। उसके बाद में अपन बात करें कि ये किसका निर्माण करते हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो संक्रमण प्रतिरोधकता, संक्रमण प्रतिरोधकता मतलब किसी भी प्रकार का हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो रोकने में कौन हेल्प करेगा? तो वो करेगा प्रोटीन्स। उसके बाद में प्रोटीन्स का और काम क्या होता है? तो ये क्या क्या करते हैं? प्रोटीन्स का और काम की अगर बात करें तो क्या करेंगे? ये हार्मोन सिंथेसिस। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें अपन तो ये करता है हार्मोन सिंथेसिस।
मतलब हार्मोन बनाने में, हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, हार्मोन बनाने में हेल्प करता है कौन, प्रोटीन्स। और क्या कार्य हो सकते हैं, तो प्रोटीन की अगर अपन देखें कि किस हिसाब से अपनी जो स्किन्स है क्या करता है, स्किन मतलब त्वचा, मसल्स, स्किन हो गया, मसल्स हो गया, और किसके लिए, बोन्स, बोन्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी कौन चाहिए, कौन जिम्मेदार है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वो है प्रोटीन्स। अपन बात कर रहे थे जो प्रोटीन्स है उसके फंक्शंस क्या है। तो नेक्स्ट अपन ने बात की स्किन, मसल्स, बोन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी किसके लिए जरूरी है, त्वचा, ये मांसपेशियां, हड्डियां हैं, या इनके क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनके वृद्धि और विकास के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो पड़ेगी किसकी, प्रोटीन्स की। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि प्रोटीन के फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस पढ़ लिए अपन ने, अब अपन बात करते हैं सोर्स क्या होते हैं। सोर्सेज मतलब हमें कहाँ कहाँ प्रोटीन्स है वो मिलता है। देखो तो प्रोटीन्स के अगर सोर्स की अगर अपन बात करें तो प्राणीजन्य सोर्स, प्राणीजन्य सोर्स, प्राणीजन्य सोर्स की अगर बात करें तो पहला दूध, दही, पनीर, दूध हो सकता है, दही, दूध, दही, पनीर, दूध में मिलता है, दही में मिलता है, पनीर में मिलता है, और किस में, मछली, मछली, मांस, और यकृत ऑयल, लिवर ऑयल, लिवर ऑयल, इसके अंदर अपने को देखने को मिल सकता है क्या, प्रोटीन्स, प्रोटीन से वो देखने को अपने को मिल सकते हैं। अगर अपन बात करते हैं वनस्पति, वनस्पति जन्य सोर्स, वनस्पति जन्य सोर्स की अगर अपन बात करें तो अपने को देखने को मिलेगा किसमें, मूंगफली और सोयाबीन में, मूंगफली और सोयाबीन, मूंगफली और सोयाबीन में हमें देखने को मिलेगा क्या, प्रोटीन्स। अपने बात की थी प्रोटीन की जो सोर्सेज है उसके बारे में, और कहां कहां देखने को मिल सकते प्रोटीन्स, तो देखो अनाज हो सकता है, दालें, दालें, अंकुरित दालें हो गई, उसके बाद में अंकुरित किए गए खाद्यान्न में यानी ऐसे फूड कंटेंट जिसको आपने क्या किया, ग्रो करवा लिया, अंकुरित करवा लिया, उसमें भी क्या देखने को मिल सकता है अपने को, प्रोटीन से वो देखने को मिलता है। और लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मतलब जो भी फलियां, फलियां होती है उसके अंदर, और राजमा, राजमा जो सब्जी बनाने में काम में लिया जाता है। तो अपन बात करते हैं सोर्स, सोर्स का मतलब स्रोत, यानी कहां से अपने को ये जो है प्रोटीन्स है वो अपने को मिल सकते हैं। तो पहला अपने पढ़ा कि प्राणीजन्य सोर्स, प्राणीजन्य सोर्स में क्या, दही, दूध, पनीर, मछली, मांस और लिवर ऑयल, इनमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में वनस्पति जन्य सोर्स में अपने बात की किसमें, मूंगफली में या फिर सोयाबीन में देखने को मिल सकता है। उसके बाद में और अपन डिस्कशन करें तो किसमें, अनाज, जितने भी अनाज है उसके अंदर भी आपको क्या, अनाज के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और दालें यानी दालों, जो भी दलहन, जो भी है उस सब के अंदर क्या मिल सकता है आपको, प्रोटीन है वो देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें अंकुरित किए गए खाद्यान्न, अंकुरित किए गए जितने भी फूड कंटेंट है, मतलब जो भी अनाज है जिसको आपने क्या करवा लिया, अंकुरित करवा लिया, उसमें भी क्या मिल सकता है आपको, जो प्रोटीन है वो देखने को मिल सकता है। लेग्यूमिन्स मतलब जितनी भी फलियां होती है, जैसे गवार की, उसकी मूंग की फली हो गई या अदर कोई फली हो गई, उन सब में क्या देखने को मिलता है अपने को, लेग्यूम्स, लेग्यूम्स, लेग्यूम्स बोले तो ये जो प्रोटीन है वो देखने को
मिल सकता है। उसके बाद में राजमा, राजमा जो सब्जी बनाने का काम में आता है उसमें भी विटामिन, ये जो प्रोटीन्स है वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करें डेली रिक्वायरमेंट की। डेली रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट मतलब हमें पर डे कितना चाहिए, पर डे कितना चाहिए। अगर कोई शिशु है, शिशु लेस देन 6 मंथ, यानी 6 माह से कम जिसकी एज है, उसको 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से चाहिए, 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें शिशु जिसकी उम्र कितनी है, 7 से 12 मंथ, वो इन्फेंट जिसकी एज कितनी है 7 से 12 मंथ है, तो उसके लिए कितने चाहिए 1.5 ग्राम पर डे, 1.5 ग्राम पर केजी, 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से अपने को चाहिए। उसके बाद में अगर बच्चों की बात करें अपन, जिसकी उम्र कितनी है, बच्चे एज कितनी है 1 से 3 वर्ष, 1 से 3 ईयर है, तो उसके लिए कितना चाहिए अपने को 17 से 20 ग्राम, 17 से 20 ग्राम चाहिए अपने को। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि बच्चे जिसकी उम्र कितनी है 4 से 6 साल, बच्चे जिनकी उम्र कितनी है 4 से 6 वर्ष है, तो उसके लिए जो डेली रिक्वायरमेंट रहेगा वो कितना चाहिए अपने को, तो वो रहेगा 22 ग्राम, 22 ग्राम। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि बच्चे जिनकी उम्र कितनी है 7 से, बच्चे जिनकी उम्र कितनी है 7 से 9 वर्ष, बच्चे जिसकी उम्र कितनी है 7 से 9 वर्ष, तो उसके लिए कितना चाहिए अपने को, तो उसके लिए अपने को चाहिए वो है 19 से 34 ग्राम, 19 से 34 ग्राम। अगर अपन डेली रिक्वायरमेंट की बात करें पर डे में कितना चाहिए, तो ये जो टेबल्स है वो अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, यहां तक पढ़ लिया अपने 7 से 9 वर्ष तक बच्चे के लिए कितना चाहिए 19 से 34 ग्राम, 34 ग्राम चाहिए। अब अपन बात करते हैं 19 से 34 ग्राम तक अपन ने डिस्कशन कर लिया। बच्चे जिनकी उम्र कितनी है 10 से 12 साल, बच्चे जिनकी उम्र कितनी है 10 से 12 वर्ष है, तो उसको कितना चाहिए, उसको चाहिए तो वो रहेगा कि 40 ग्राम, 40 ग्राम है वो अपने को चाहिए। अगर मेल की बात करें अपन, पुरुषों की बात करें, तो पुरुषों को चाहिए कितना, मेल की बात करें अपन, पुरुषों को चाहिए 55 ग्राम, 55 ग्राम। फीमेल्स की बात करें अपन, तो फीमेल को चाहिए 45 ग्राम, 45 ग्राम। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की, गर्भवती महिलाएं, गर्भवती महिलाओं की अगर अपन बात करें तो कितना देखने को मिलेगा, तो उसमें अपने को चाहिए 55 ग्राम, 53 से 55, 53 से 55 ग्राम हमें जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है उसके अंदर चाहिए। उसके बाद में जो भी ब्रेस्ट फीड करवा रही स्तनपान वाली महिलाएं, स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो वुमेन्स है उसके अंदर अपने को कितना चाहिए, तो 60 से 70 ग्राम, 60 से 70 ग्राम प्रोटीन हमें चाहिए। ये अपन क्या कर सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को इतनी, सॉरी पेशेंट या फिर एज ग्रुप से हिसाब से देखें तो अपने को इतना है वो पर डे रिक्वायर्ड है, इतना अपने को क्या करना पड़ेगा, उस पेशेंट को, उस बच्चे को डिलीवर्ड करना पड़ेगा। ताकि क्यों डिलीवर्ड कर रही है, ताकि हम इससे इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है उसको अपन क्या कर सके, रोक सकते हैं। ये था अपना इसके बारे में, विटामिन के बारे में, सॉरी प्रोटीन्स के बारे में। अब प्रोटीन्स की कमी से जो होने वाला रोग है, प्रोटीन्स की कमी से होने वाला रोग वो कौन सा है, प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार के रोग हो सकते हैं। एक तो होता है
क्वासिओर्कर और एक होता है मरस्मस। इन दो प्रकार की डिजीज हमें देखने को मिल सकती है, क्वासिओर्कर और मरस्मस। इसकी जो कमी से होने वाली बीमारी है तो वो कौन सी होगी, मरस्मस और क्वासिओर्कर। इस प्रकार से अपन ने पढ़ा किसके बारे में पढ़ा, अपने प्रोटीन्स के बारे में। अब अपन बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। यहां तक अपना क्लियर है, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स, तो बच्चों विटामिन्स दो टाइप के होते हैं, ये मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। देखो कौन सा विटामिन्स है वो कौन कौन से हैं। तो विटामिन्स अब अगर बात करें अपन, तो एक तो फैट सोल्यूबल हो गए और एक फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में अपने कल पढ़ा कौन कौन से, ए, डी, ई और के। और वाटर सोल्यूबल में बी और सी। बी में बी कॉम्प्लेक्स, अगर अपन बात करें बी कॉम्प्लेक्स और सी, बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी कॉम्प्लेक्स फिर अलग अलग टाइप का, B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12 है। जबकि सी क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। अपन बात कर रहे थे कि विटामिन, तो विटामिन भी क्या दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से, तो फैट सोल्यूबल हो गए और एक वाटर सोल्यूबल हो गए। ठीक है, तो विटामिन होते क्या है पहले अपन ये देख लेते हैं। विटामिन्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये भोजन के वो अवयव होते हैं, भोजन के वे अवयव होते हैं, भोजन के वो अवयव होते हैं जिनकी सभी जीवों में अल्प मात्रा में जरूरत होती है, जरूरत होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक पदार्थ है, रासायनिक रूप से कौन से पदार्थ है, तो ये कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ है रासायनिक रूप से किस प्रकार के पदार्थ है, कार्बनिक, जिसके अंदर क्या मिक्सअप है, कार्बन मिक्स किया जाता है, जो कि पर्याप्त मात्रा में शरीर द्वारा स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जो कि शरीर द्वारा स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इसको भोजन के रूप में लेना पड़ता है। अपन बात कर रहे हैं विटामिन्स के। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स भोजन के वे अवयव होते हैं, मतलब वो पदार्थ होते हैं जिनकी सभी जीवों में अल्प मात्रा में, मतलब अपने को कम मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जरूरत होती है। और ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब इसके अंदर किसका मिक्सअप है, कार्बन का, जो कि पर्याप्त मात्रा में शरीर द्वारा स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है,
मतलब अपनी बॉडी है वो खुद क्या उत्पन्न है, इसको नहीं कर सकती, इसको किस में लेना पड़ेगा अपने को, एक्सटर्नल सोर्स के रूप में। एक्सटर्नल सोर्स की बात करें अपन तो किससे लेना पड़ेगा, ये अपने को भोजन के सारे, भोजन के थ्रू अपने को अपनी बॉडी के अंदर है वो अपने को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में। जैसे अपन ने पढ़ा कि ये जो विटामिन से दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में ए, डी, ई, के, और वाटर सोल्यूबल में बी और सी। बी कॉम्प्लेक्स अलग टाइप का, 5-6 टाइप का अलग अलग का। तो अब अपन बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, विटामिन ए है, इसका जो दूसरा नाम है या केमिकल नाम है वो है रेटिनॉल। केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम है इसका, तो वो कौन सा है, रेटिनॉल। रेटिनॉल केमिकल नाम है इसका, रेटिनॉल से। इट इज आल्सो नॉन एज एंटीजीरोप्थेल्मिक विटामिन। यानी इसका जो दूसरा नाम क्या है तो वो है एंटीजीरोप्थेल्मिक विटामिन। अब जीरोप्थेल्मिया क्या होता है, एक प्रकार की आई से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, और उसको रोकने में हमारे कौन हेल्प करता है, वो हेल्प करता है विटामिन ए, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, एंटीजीरोप्थेल्मिक विटामिन। एंटीजीरोप्थेल्मिक विटामिन किसका नाम है, तो वो है किसका, विटामिन ए का। इसका जो केमिकल नाम है वो कौन सा है, तो रेटिनॉल इसका केमिकल नाम है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के फंक्शंस क्या होते हैं, देखो सबसे पहले ये जो हमारी हेल्प करता है वो विजन, सामान्य दृष्टि, सामान्य दृष्टि में हमारी हेल्प करता है। सामान्य दृष्टि यानी विजन में हमारी हेल्प करता है। अब उसमें भी क्या देखो, रोड सेल्स और कॉन सेल्स, रोड सेल्स और कॉन सेल्स, ये हमारी आई के अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, रोड सेल्स और कॉन सेल्स। ये हमारे विजन में हेल्प करते हैं, डिम लाइट में, और ये जो फोकस वाले लाइट है इन दोनों में ये जो सेल्स है वो हमारी हेल्प करते हैं। तो सामान्य विजन के अंदर। दूसरा अपन बात करते हैं कि स्किन और म्यूकस, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई होने से बचाते हैं, ड्राइनेस प्रिवेंट। यानी अपनी जो स्किन है, जो त्वचा है, त्वचा और अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब अपनी जो श्लेष्मा झिल्ली है, श्लेष्मा झिल्ली, इसको क्या करते हैं, ये ड्राई मतलब उसको सूखा होने से बचाते हैं, कौन, विटामिन ए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये क्या करता है कि अपने जो भी नेल्स है, नेल्स बोले तो अपने जो नाखून है, नाखून और हेयर, नेल्स हो गए, अपने हेयर्स हो गए और स्किन, इनको हेल्दी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, हेल्दी बनाने में, हेल्दी बनाने में, हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो जो अपने दांत होते हैं, टीथ, टीथ को भी मजबूत करने में यानी टीथ को भी बनाने में, टीथ बनाने में या मजबूत करने में भी हमारी सहायता करते हैं।
मजबूत करने में भी हमारी हेल्प या फिर सहायता करते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि इनके सोर्सेस क्या है, सबसे पहले अपन पढ़ा फंक्शन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? पहला, सामान्य दृष्टि में, मतलब अपन जो नॉर्मल विजन है इसमें हमारी हेल्प करते हैं। दूसरा क्या है? स्किन और म्यूकस, मतलब अपने जो भी स्किन है, जो त्वचा है और म्यूकस में श्लेष्मा झिल्ली है उसको ड्राई होने से बचाते हैं। अब विजन में हेल्प कैसे करते हैं? तो अपने आई के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती है, रोड सेल्स और कॉन्स सेल्स। ये दोनों सेल्स क्या कर रही है? जो विजन के अंदर है वो अपनी हेल्प करती है। उसके बाद में क्या किया अपने कि जो नेल्स है, जो हेयर्स है, स्किन है, इसको हेल्दी करने में किसका रोल है? तो विटामिन ए का रोल है। अपने टीथ को मजबूत करने में या टीथ को बनाने में भी किसका रोल है? तो वो है विटामिन ए का रोल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोर्सेज की, यानी विटामिन ए है वो कहां कहां मिलता है? सोर्सेज, स्रोत, यानी कहां पे विटामिन ए हमें देखने को मिलता है? तो पहला है फिश लिवर ऑयल। फिश लिवर ऑयल मतलब मछली के लिवर यानी यकृत, मछली के यकृत का जो तेल है उसके अंदर अपने को विटामिन ए है वो देखने को मिलता है। उसके बाद में अंडा, मछली, अंडा और मछली के मांस में भी हमें विटामिन ए है वो देखने को मिलता है। दूध और मक्खन, दूध और मक्खन, दूध और मक्खन में भी अपने को विटामिन ए है वो देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं वनस्पतियों की, वनस्पतियों में जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, उन सब में हमें देखने को मिलेगा पत्तेदार सब्जियां, गाजर हो गया, और भी क्या हो सकते हैं? जैसे गाजर हो गया, उसके बाद में आम हो गया, पपीता हो गया, आम, पपीता, इसमें भी हमें ये विटामिन ए है देखने को मिलता है। इसके अलावा गहरे और पीले रंग की जितनी भी सब्जियां हैं, गहरे और पीले रंग की, गहरे और पीले रंग की सब्जियां, यानी जो भी हम गहरे और पीले रंग की जितनी भी सब्जियों का कंज्यूम करते हैं, सब्जियों को हम खाते हैं, उन सब में क्या देखने को मिलता है? तो विटामिन ए है वो हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं डेली रिक्वायरमेंट की। डेली रिक्वायरमेंट, पर डे अपने को कितनी चाहिए? डेली रिक्वायरमेंट मतलब पर डे अपने को कितनी चाहिए? तो डेली रिक्वायरमेंट रहेगी वो कितनी? 300 से 750 माइक्रोग्राम। देखो मिलीग्राम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात किसकी हो रही है? माइक्रोग्राम की, यानी इतनी स्मॉल क्वांटिटी में, इतनी कम क्वांटिटी में चाहिए हमें माइक्रोग्राम। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, यानी विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनका 1 बाय 1 अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला पढ़ते हैं अपन नाइट ब्लाइंडनेस। पहली जो डिजीज कंडीशन है उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग जिसको बोला जाता है, रतौंधी रोग। अब देखो इसमें क्या होगा कि जो भी पर्सन है उसमें विटामिन ए की कमी हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा? नाइट टाइम में इस पर्सन को दिखाई नहीं देगा, जिसको नाइटोप्लेलिया भी बोला जाता है। नाइट टाइम इनएबिलिटी टू कैनॉट सी, नाइट टाइम के अंदर, रात के अंदर ये पर्सन है वो देख नहीं पाएगा। कौन सी कंडीशन में? नाइट ब्लाइंडनेस में। देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, नाइट मतलब रात टाइम में, ब्लाइंडनेस का मतलब अंधता, उस पर्सन को दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विजन क्या हो जाएगा? इस पर्सन का डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है? विजन डिक्रीज, मतलब विजन कम हो जाएगा, देखना कम। अब देखना कम क्यों हुआ था? जैसे मैंने शुरू में बताया था कि विटामिन ए है वो रोड और कौन से सेल्स को बनाने में आप लोगों को हेल्प कर रहा है, तो वहां पे
अगर विटामिन ए नहीं ले रहे हो, रोड और कॉन सेल्स नहीं है, तो आपका जो विजन है वो क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड अगर अपन बात करते हैं, डिफिशियंसी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, मतलब इसकी कमी से होने वाले जो रोग है, थर्ड कौन सा है, तो वो है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया का मतलब ये होता है कि जीरोप्थेल्मिया मतलब जीरोप्थेल्मिया का ड्राइनेस, जीरोप्थेल्मिया मतलब होता है ड्राइनेस, जीरोसिस हो जाना मतलब ड्राइनेस हो जाना, जीरोप्थेल्मिया मतलब ड्राइनेस ऑफ आई, ड्राइनेस ऑफ आई मतलब उस पर्सन की आंखें कैसी हो जाएगी, सूखी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, मतलब जो भी वाटर रहना चाहिए उन आंखों में वो नहीं रहेगा, ड्राई हो जाएगी। उस कंडीशन को क्या नाम देते हो, तो वो होता है जीरोप्थेल्मिया। और किसकी वजह से हो रहा है, वो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। उसके बाद में कॉर्नियल अल्सरेशन, जो चौथी डिजीज कंडीशन है उसका नाम है कॉर्नियल अल्सरेशन। देखो अल्सरेशन का मतलब ये होता है घाव हो जाना, है ना, और वो भी कौन से, कॉर्निया वाले पार्ट में। आंख का जो पार्ट होता है कॉर्निया, कॉर्निया में क्या हो रहे हैं, घाव हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या नाम दे दिया आपने, कॉर्नियल अल्सरेशन। किसकी वजह से हो रहा है, विटामिन ए की कमी के कारण हो रहा है। उसके बाद में किरेटोमलेशिया, जो पांचवी डिजीज कंडीशन रहेगी, किरेटोमलेशिया। देखो किरेटोमलेशिया में क्या होगा, आई वीकनेस हो जाएगी, मलेशिया का मतलब होता है वीकनेस, आई क्या हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, मतलब आंखें कमजोर होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आई डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी आंख है वो क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी। उस कंडीशन को आप क्या नाम देते हो, किरेटोमलेशिया। ये जो डिजीज कंडीशन जो अपन ने पढ़ी थी, देखो पहला अपन देखा कि विजन डिक्रीज हो गया उस पर्सन में, और क्या हो गया, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, जीरोप्थेल्मिया हो गया, कॉर्नियल अल्सरेशन हो गया, किरेटोमलेशिया हो गया। ये सब होने के बाद में, यानी ये जो डिजीज कंडीशन थी, उसके बाद में अपन देखें कि किस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर प्रिवेंशन की बात करें अपन, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, मतलब डिजीज हुई नहीं है अभी आपको, लेकिन डिजीज होने से पहले आप क्या करो, इसको रोक रहे हो, इसको क्या नाम देते हो, प्रिवेंशन या फिर रोकथाम। अपन रोक कैसे सकते हैं, तो विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देना होता है हमें। सप्लीमेंटेशन मतलब अपने को उन बच्चों को क्या देना पड़ेगा, विटामिन ए देना पड़ेगा। अब इस पे फोकस करना है, विटामिन ए कब स्टार्ट करते हैं, कितना देते। देखो विटामिन ए को सबसे पहले स्टार्ट करना है जब बच्चे की उम्र कितनी हो जाए, 9 मंथ। जब बच्चा 9 महीने का हो जाए, उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। तो फर्स्ट टाइम जो 9 मंथ पे दोगे आप कितना, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, यानी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है अपने, कब, 9 मंथ पे। उसके बाद में अपने को एवरी 6 मंथ इंटरवल, मतलब यहां पे अपने को क्या करना है, 6 महीने का गैप रखना है। मतलब मैं कह सकता हूं 6 मंथ गैप, 6 मंथ गैप, यानी 6 महीने का गैप रख करके मेरे को जो नेक्स्ट डोज है वो प्रोवाइड करनी है। लेकिन इस पे फोकस करना, शुरुआत दो आपने स्टार्टिंग की थी वो की थी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट से, लेकिन अब अपने को देना है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, मतलब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और ये कब तक देना है, जब बच्चे की उम्र कितनी हो जाए, 5 साल हो जाए। बच्चे की उम्र कितनी, 5 ईयर, उम्र 5 ईयर, मतलब जब तक बच्चा 5 साल का होता है तब तक अपने को विटामिन ए का सप्लीमेंट्स देना है। स्टार्ट कब किया, 9 मंथ में किया। अब इसका कैलकुलेशन करें अपन, तो स्टार्ट किया था 9 मंथ में, कितना दिया था, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया था। मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, IU 1 ml बराबर 1 ml, मतलब 1 ml दे दिया था। उसके बाद में आपने क्या किया, 5 साल तक देना है, मतलब कितने साल बच गए आपके पास, 4 ईयर, 4 साल बच गए। अब 6 महीने के इंटरवल में देना है एक बार, तो 1 साल में कितनी डोज दी, 2 डोज। तो मैं कह सकता हूं 4 ईयर तक उस पर्सन में कितनी डोज दे दी, जब तक बच्चा कितने साल का हो गया, 5 ईयर का। 9 मंथ ये भी तो है ना, कितनी डोज दे दी आप लोगों ने, 4। एक में कितनी दी थी आपने, 1 साल में कितनी दे दी, तो 1 साल में दी थी आप लोगों ने, जैसे फर्स्ट 9 मंथ में स्टार्ट किया था, 9 मंथ में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दे दी। लेकिन अब आपको
6 मंथ में जब बच्चा 6 महीने का हो रहा है उसमें कितनी देनी है, तो वो देनी है आपको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख। अब देखो 4 साल का था, 1 साल में 2 बार प्रोवाइड की, मतलब 2 बार दी, तो कितनी हो गई टोटल, 8 डोज हो गई, 8 डोज हो गई, मतलब 8 बार दे दिया 6 महीने के इंटरवल से। कितना दिया, तो एक बार में 2 ml दे रहे थे, मतलब कितना 16 ml या फिर 16 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 16 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अब देखो ये तो 4 साल का है और 1 साल वाला ये, तो मैं कह सकता हूं टोटल कितनी 17 ml या फिर 17 लाख इंटरनेशनल डोज। कितने टाइम में दिया था, तो 4 साल में, एक 6 मंथ में, मतलब रिपीट कर रहे थे, तो 4 साल में 8 हो गए और एक ही 9 मंथ वाला। टोटल डोज कितनी हुई, तो वो थी 9 डोज। एक बार वापस आओ इसी पे, मतलब आपको क्या प्रोवाइड करना है, विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन देना है बच्चे को, लेकिन स्टार्ट कब करना है, जब बच्चा कितनी उम्र का हो, 9 मंथ का हो, मतलब बच्चे का जन्म होगा, जन्म होने के बाद जब बच्चा 9 मंथ का होता है उस कंडीशन में अपने को स्टार्ट करना है विटामिन ए। ठीक है, स्टार्ट किया आपने, तो स्टार्टिंग डोज क्या रहेगी, तो वो रहेगी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, मतलब 9 मंथ में आपने कितना दे दिया, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अब आपको उस बच्चे को 5 साल तक प्रोवाइड करना है। अब 1 साल का काम तो यहां हो गया, अब बच गए हमारे पास में 4 साल, 4 ईयर बच गए। अब आपको रिपीट कब करना है, 6 मंथ से, मतलब 6 मंथ से आपको रिपीट करना है। तो 1 साल में 2 बार पिला दी उस बच्चे को, तो 4 साल में कितनी बार पिला दी, 8। कितनी बार पिला दी, 8 बार। एक बार में कितना पिला रहे थे, 2 लाख। पहले वाले में 1 लाख था, लेकिन अब कितना पिला दिया आप लोगों ने, 2 लाख, मतलब 8 डोज में कितना हो गया, 16 लाख, यानी 16 ml इंटरनेशनल यूनिट की अगर बात करें तो 16 लाख, और एक जो 9 मंथ वाला था, तो टोटल कितनी हो गई, 17 लाख या फिर 17 ml, यानी जो 17 ml के अंदर कितनी होगी, तो 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगी। और डोज कितनी देती, एक 9 मंथ में दे दी, उसके बाद 6 मंथ से इंटरवल से आप इसको गैप देकर के दे रहे थे, तो टोटल डोज कितनी हो गई, 8 + 1, 9 डोज हो गई ना, 8 + 1। इस हिसाब से अपने को क्या करना पड़ेगा, जो भी बच्चे हैं उनके अंदर विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन है वो देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, देखो मोस्ट कॉमन कॉज है, कारण है किसका, ब्लाइंडनेस का, वरना मतलब किसी भी पर्सन को दिखाई नहीं दे रहा, उसका मोस्ट कॉमन कारण की बात करें इंडिया में, तो वो क्या है, विटामिन ए डिफिशियंसी। मतलब उस पर्सन में क्या हो रही है, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो ही नहीं, इसके लिए आपने क्या करवाते हो, क्या प्रोवाइड करवाते हो, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। और ये बोल दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि अपने कब स्टार्ट कर देना है, 9 मंथ में स्टार्ट कर देना है, और कब तक, जब बच्चे की उम्र कितनी हो जाए, 5 साल तक। इस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उस पर्सन में डिजीज हुई नहीं थी, विटामिन ए की डिफिशियंसी हुई नहीं थी, लेकिन होने से पहले आपने क्या कर दिया, रोक दिया। अब अपन डिस्कशन करते हैं, शुरुआत में एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं अपनी क्लास को, उसके बाद में ओवर करते हैं। फर्स्ट वन अपन ने बात की थी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मतलब आवश्यक जो भी पोषक तत्व होते हैं, उनके बाद प्रोटीन, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है और वाटर्स है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में अपन पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन जो अपन ने बात की थी वो क्या था, प्रोटीन होते क्या थे, एक प्रकार के पॉलीमर होते हैं, एक प्रकार के बहुलक होते हैं, जो किससे बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से बने हुए होते हैं। मतलब और बॉन्ड है वो किस रूप से, एक चेन के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में बना हुआ होता है। ये स्ट्रक्चर की बात की थी। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं प्रोटीन्स के। तो फंक्शन की बात करते हो, ये किस में हेल्प करता है, आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा इंजर्ड टिश्यू रिपेयरमेंट, मतलब कोई भी इंजुरी हुई, किसी भी उत्तक की हानि हो गई, क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसकी रिपेयरमेंट में कौन हेल्प कर रहा है, ये प्रोटीन्स। उसके बाद में एंजाइम मेड बाय प्रोटीन, अपने बॉडी के जो भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे प्रोटीज एंजाइम हो गया, अदर कोई भी एंजाइम। और एंजाइम होते क्या, एंजाइम प्रोटीन के बने हुए ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी क्रिया को या प्रतिक्रिया को क्या या तो कम कर देते हैं या फिर ज्यादा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। उसके बाद में एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज मतलब जब भी इंफेक्शन होता है तो अब आपने बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, एक एंटीबॉडीज है वो प्रोड्यूस की जाती है उस इंफेक्शन को, यानी जो इंफेक्शन हुआ है उससे लड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि किस हिसाब से अपन क्या इसके जो फंक्शंस है उसके अपन बात करते हैं हार्मोनल सिंथेसिस। तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर हार्मोन है उसका सिंथेसिस करने में, स्किन, मसल्स और बोन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है। और भी वेरियस टाइप के जो फंक्शंस है जो इसके द्वारा शो किए जाते हैं। उसके बाद में सोर्सेज की बात करते हैं। तो सोर्सेज में अगर प्राणीजन्य सोर्स की बात करें तो कौन सा, दूध, दही, पनीर, मछली, मांस और लिवर ऑयल हो गया। उसके बाद वनस्पति जन्य सोर्स की बात करें तो कौन सा, मूंगफली और सोयाबीन हो गया। और अदर सोर्स की बात करें अपन, अनाज हो गई, दालें हो गई, अंकुरित किए गए खाद्यान्न। अंकुरित किए खाद्यान्न कौन से, जो
दालें ऐसी थी जिसको आपने क्या किया, ग्रो करवा लिया, पानी में भिगो करके रख दिया, अंकुरित किए गए। उसके बाद लेग्यूम्स, देखो लेग्यूम्स क्या होते हैं, जो जितनी भी फलियां होती है, जैसे मूंग की फलियां ले लो, चावले की फलियां ले लो, जो जितने फलियां होती है उनको लेग्यूम्स बोला जाता है, और राजमा जो की सब्जी बनाने का काम आता है। उसके बाद में डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो इतनी इतनी एज में अपने को क्या चाहिए, इस हिसाब से अपने को चाहिए होते हैं। जैसे शिशु की बात करें, इन्फेंट जिसकी उम्र कितनी है 6 मंथ से कम है तो 2 ग्राम पर केजी, मतलब अगर उसका वेट कितना है 4 केजी है तो मैं कह सकता हूं कितनी चाहिए, 8 ग्राम चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो 7 से 12 मंथ वाले 1.5 ग्राम पर केजी, बच्चे 1 से 3 साल वाले 17 से 20 ग्राम पर केजी ग्राम चाहिए, 4 से 6 वर्ष वाला 22 ग्राम चाहिए, अगर 7 से 9 वर्ष वाला है तो 19 से 34 ग्राम चाहिए। उसके बाद में 10 से 12 साल जिसकी उम्र है 40 ग्राम चाहिए, मेल है तो 55 ग्राम चाहिए, फीमेल है तो 45 ग्राम चाहिए, गर्भवती महिला है यानी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको कितना चाहिए, 53 से 55 ग्राम चाहिए। स्तनपान जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड करवा रही है, अपने बच्चों को दूध पिला रही है तो उसको कितना चाहिए, तो 60 से 70 ग्राम चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, तो 2 रोगों के नाम याद रखना है, कौन कौन सा, प्रोटीन्स और क्वासिओरकोर और मरस्मा जूस, किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। उसके बाद में बात करते हैं विटामिन, तो विटामिन 2 टाइप के प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं, फेट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फेट सोल्यूबल विटामिन ADEK और वाटर सोल्यूबल में बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टाइप के 5-6 विटामिन है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन होते क्या है, तो विटामिन भोजन के वो अवयव होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जितनी अल्प मात्रा में, कम क्वांटिटी के अंदर, कम मात्रा में हमें चाहिए होती है, जो हमारा शरीर खुद इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और इसकी पूर्ति कहां से होती है, हमें बाहरी डाइटरी सोर्स से, मतलब डाइट से, भोजन से हमें लेना पड़ता है, आहार से लेना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपन विटामिन ए, इसका केमिकल नाम क्या है, तो रेटिनॉल है, स्टार पॉइंट लगा लेना, रेटिनॉल है। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन, इसको एंटी जीरोफ्थैल्मिक, अब एंटी जीरोफ्थैल्मिक क्यों बोला, क्योंकि ये क्या कर रही है, जो जीरोफ्थैल्मिया है उस कंडीशन को रोक रही है इसको, इसलिए क्या नाम दे दिया, एंटी जीरोफ्थैल्मिक। उसके बाद फंक्शंस की बात करें तो ये अपना जो विजन है उसमें हमारी हेल्प करता है, स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको बनाए रखने में, उसको ड्रेनेज को प्रिवेंट करता है, मेम्ब्रेन को ड्रेनेज को प्रिवेंट कर देगा। उसके बाद में नेल हेयर से स्किन है उसको हेल्दी बनाने में काम करता है, अपनी हेल्प करता है, टीथ को मजबूत करने में भी ये, और उसको विकसित करने में भी हमारी हेल्प करता है। सोर्सेस की बात करें, पीस, लिवर, ऑल हो गया। उसके बाद में अंडा, मछली, मांस, दूध, मक्खन इनमें पाया जाता है। वनस्पति हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, गाजर, आम, पपीता इनमें पाया जाता है। गहरे और पीले रंग की जो सब्जियां, जितनी भी सब्जियां हैं उन सब में देखने को मिलता है हमें। उसके बाद में अगर बात करें डेली रिक्वायरमेंट, तो अपने को 300 से ये 750 माइक्रोग्राम में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग में पहला नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट टाइम में दिखाई नहीं देगा। दूसरा विजन डिक्रीज, मतलब उस पर्सन का जो विजन है वो कम हो जाएगा, दिखाई कम देना स्टार्ट कर देगा। जीरोफ्थैल्मिया में मतलब ड्राइनेस हो जाएगी, आई की सूखी हो जाएगी आंखें। कॉर्नियल अल्सरेशन में जो कॉर्निया वाला पार्ट आएगा उसमें क्या हो जाएगा, घाव बन जाएंगे। कीरेटोमेलेसिस, अब इसमें भी 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो होता है ब्यूटोटिस स्पॉट और एक कंजेक्टिवल जीरोसिस, 2 टाइप के होता है ये भी कॉर्नियल अल्सरेशन। अब अगर क्रीटोमेलेसिस की बात करें तो क्रीटोमेलेसिस में क्या होगा, आई वीकनेस हो जाए, मतलब आंखें क्या हो जाए, कमजोर हो जाएगी और आई का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में। थैंक यू।